नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों की। इससे पहले के जो व्याख्यान थे उसमें मैंने महादेवी वर्मा की पद्य कृतियों के विषय में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है, और आज हम महादेवी वर्मा के गद्य के विषय में बहुत विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में जो गद्य लिखा वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना महत्वपूर्ण इन्होंने पद्य लिखा। और महादेवी वर्मा ने जो रेखा चित्र और संस्मरण लिखे, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में कोई कहानी नहीं लिखी, कोई उपन्यास नहीं लिखा, कोई नाटक नहीं लिखा, परंतु जो रेखा चित्र और संस्मरण इन्होंने लिखे उनमें इतना अधिक सृजनात्मकता इन्होंने भर दी कि वो कहानी का भी आभास देते हैं, वो उपन्यास का भी आभास देते हैं, वो कहीं कहीं नाटकीयता का भी उनमें आभास मिल जाता है। और जब भी हम रेखा चित्र और संस्मरण की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा का नाम जो है वो सबसे पहले गिना जाता है। यानी कि रेखा चित्र महादेवी वर्मा से पहले लिखे जाने लगे थे। ऐसा नहीं कि महादेवी वर्मा जो है वो रेखा चित्रों या संस्मरण की जन्मदाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। परंतु जो रेखा चित्र और संस्मरण के लिए इन्होंने जो सृजनात्मकता दिखाई, जो उनके अंदर जान फूंकी, ऐसा जो सृजनात्मक लेखन है वो केवल महादेवी वर्मा के रेखा चित्र और संस्मरणों में ही संभव हो पाया है। ऐसा संस्मरण और रेखा चित्र आज तक हिंदी साहित्य में कोई भी लिख नहीं पाया है। तो उनके संस्मरणों की हम बात करते हैं। पहला जो उनका संस्मरण था उसका नाम था अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, जो कब प्रकाशित हुआ था 1940 में। और यह क्या है, यह है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यानी कि संस्मरण और रेखा चित्र दोनों के ही गुण इसमें मिल जाते हैं। और इसमें क्या है, इसमें महादेवी के जीवन को प्रभावित करने वाले 11 व्यक्तियों का संकलन है। यानी कि 11 व्यक्तियों को इसमें याद किया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। 11 इसमें मतलब कि 11 संस्मरण या रेखा चित्र आप कह लीजिए। इसमें संस्मरण और रेखा चित्रों की संख्या कितनी है, 11 हैं। और कब प्रकाशित हुआ था, ये 1940 ईस्वी में। और नाम क्या है इसका, अतीत के चलचित्र। तो चलिए एक एक जो इनका संस्मरण है उसकी विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो इनका संस्मरण है, इसमें रेखा चित्र कह लीजिए या संस्मरण कह लीजिए, जिसका नाम है रामा। ठीक है, रामा जो है वो पहला इनका जो है वो व्यक्ति है जिसको ये याद करती है। और उनके जीवन में आने वाला भी रामा जो है वो पहला व्यक्ति है। अब सुनिए कि रामा कौन था। रामा जो है एक काला कलूटा सा बहुत ही बदसूरत सा लड़का था, जो कि उसकी सौतेली माता के द्वारा पूरी तरह से तंग कर दिया गया था। और वो घर छोड़ कर के भाग आया, और घर छोड़ कर के आया और उसकी माँ के पास आया इस ऐसी दीनहीन अवस्था में। इनकी माँ जो थी महादेवी वर्मा की, वो बहुत दयालु प्रवृत्ति की औरत थी। तो जब महादेवी वर्मा की माँ हेमरानी देवी के पास जब वो ऐसा बच्चा आया और उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था देखी, और वो बच्चा काम मांग रहा था, तो क्योंकि घर में सब काम काजी नौकर चाकर थे इनके, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि एक अमीर घर में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो जो महादेवी वर्मा की माँ है, उन्होंने देखा कि घर में ऐसा कोई काम नहीं है जो इसे सौंपा जा सके।
तो महादेवी वर्मा की जो माता है वो इन्हें बच्चों को संभालने का काम सौंप देती है, किसको, रामा को। और रामा जब भी जो है वो इस काम को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही वात्सल्यपूर्ण तरीके से काम करता है। तो महादेवी वर्मा जो है इस संस्मरण में रामा को याद करती है और याद करती है कि किस प्रकार रामा जब उन्हें एक दशहरे के दिन मेले में घुमाने के लिए लेके गया और महादेवी वर्मा उससे उंगली छुड़ा करके चली गई, क्योंकि इनके दो, एक बहन और एक भाई और था, मतलब ये 3 बच्चे थे इनके माता पिता के। तो जब इन तीनों को लेकर के गया तो महादेवी सबसे बड़ी थी तो उसकी उंगली पकड़ रखी थी। तो महादेवी को कहा बेटा कि राजा बेटा तुम उंगली छुड़ाकर मत भाग जाना। लेकिन महादेवी वर्मा चली जाती है मंदिर, वहाँ मेले में खो जाती है। भूख लग जाती है तो एक हलवाई की दुकान पर जा कर के बैठ जाती है और पूछती है कि तुमने रामा को देखा क्या, और वहाँ बैठ कर के मिठाई भी खाती है। रामा बेचारा बहुत परेशान, घूमता दौड़ता हुआ थका हुआ उस दुकान पर पहुँचता है तो रामा को ही कह देती है कि तुम इतने बड़े होकर के भी गुम हो जाते हो। और महादेवी वर्मा को जब वो घर लेकर के गया तो रामा को बहुत डांट फटकार सुननी पड़ती है, जबकि गलती किसकी होती है, महादेवी की होती है। और वो ये भी बताती हैं कि किस प्रकार वो दूध पिलाना उनको, और जब माँ पूजा करती थी तो वही जो क्या करता था, जैसे बच्चे जो हैं पूजा में विधन डालते हैं तो रामा को ही जो उनकी माँ है वो अपना रक्षक नियुक्त करती थी। तो इस प्रकार से क्या है, रामा जो क्या है एक इनके घर का एक नौकर है और जो बच्चों को संभालने का काम करता है। ठीक है। दूसरा जो काव्य संकलन है वो कौन सा है इनका, घीसा। घीसा में क्या है, महादेवी वर्मा जो है वो विभिन्न गांवों में, रामगढ़ की शायद बात है ये, विभिन्न गांवों में ये शिक्षा जो मतलब गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए जाया करती थी। तो वहाँ पर ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रही थी। तो एक घीसा नाम का एक बच्चा था जो पढ़ने में तो इतना ज़्यादा होशियार नहीं था, परंतु गुरु भक्ति के भार से वो पूरी तरह से दबा हुआ था। गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा जो थी वो बहुत ज़्यादा उसमें थी, जिसने महादेवी वर्मा को पूरी तरह से प्रभावित किया। महादेवी वर्मा बताती हैं कि एक बार क्या है वो मतलब नाव पर सवार होकर के रामगढ़ से जा रही थी, इलाहाबाद जाने के लिए नाव ली इन्होंने। तो वो बच्चा जो है वो घीसा दौड़ा दौड़ा महादेवी के पास आया और उसके हाथ में 2 तरबूज थे। महादेवी ने सोचा कि इसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि ये तरबूज खरीद सके, या तो ये चोरी करके लाया है या फिर इसने कोई और घपला किया है। तो महादेवी वर्मा उससे पूछती है कि तरबूज कहाँ से लाए। एक तरबूज जो था वो साबुत था और दूसरा तरबूज कटा हुआ था और कटे हुए तरबूज को भी खाया हुआ था। तो जब महादेवी वर्मा पूछती है कि तरबूज कहाँ से लाए तो वो कहता है कि मेरी शर्ट थी, गर्मियों में मेरे किसी काम की थी नहीं तो मैंने इसको बेच दिया और बदले में मैं आपके लिए तरबूज खरीद करके लाया हूँ। और उन्होंने कहा कि कटा हुआ क्यों है, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कि कच्चा तो नहीं है, ये देखने के लिए मैंने इसे काटा और फिर ये देखने के लिए खाया कि कहीं ये स्वादिष्ट ना हुआ तो, यानी कि मीठा चखने के लिए मैंने इसको खाया है और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो महादेवी वर्मा जो हैं वो उनकी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और घीसा को बहुत ज़्यादा याद वो करती हैं। ठीक है। और तीसरी जो इनकी थी कहानी उसका नाम था बिंदा। बिंदा क्या थी, बिंदा इनकी बचपन की सहेली थी और ये जो है वो फ्लैशबैक शैली में लिखा हुआ है। बिंदा की कहानी कैसे शुरू होती है कि एक पिता जो है वो बच्चे को एडमिशन दिलवाने के लिए आता है और वो कहता है कि इसकी सौतेली माँ है, इसको तंग करती है। तो जब ऐसी बात आती है
तो महादेवी वर्मा को बिंदा याद आ जाती है, जो उसके पड़ोस में रहती थी, और उसकी माँ जो है वो बिंदा को बहुत ज़्यादा तंग करती थी। यानी कि एक कुशल गृहिणी में जो गुण होते हैं वो उसकी सौतेली माँ जो है वो बिंदा से चाहती थी। बिंदा से महादेवी वर्मा बताती हैं कि एक बार बिंदा से जो है वो दूध गिर गया, और वो सारा दूध जो है वो उसके पैरों पर गिर गया, क्योंकि वो गर्म जो पतीली है उसको उठा रही थी, तो उठाते समय कुछ संतुलन शायद नहीं बना होगा। तो महादेवी वर्मा बताती हैं कि बिंदा के पैर पर वो दूध पड़ गया, तो वो बिंदा जो है वो दूध की जलन का उसे आभास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे डर लग रहा था कि कहीं यदि माँ ने देख लिया तो तेरी मार मार करके जान निकाल देगी, और वो क्या है तूड़ी के जो ढेर है उसमें जा कर के छिप जाती है, और बिल्कुल भी उसे अपने दर्द का आभास नहीं होता। महादेवी वर्मा जब ये देखती है तो बहुत अचंभित रह जाती है, क्योंकि महादेवी वर्मा ने तो बहुत लाड़ प्यार में शानो शौकत में अपना जीवन जिया, और बिंदा की जब वो ऐसी अवस्था देखती है तो वो सोचती है कि इसने सहन कैसे कर लिया इतना। और बिंदा जीवन के अंतिम दिनों में क्या है चेचक के रोग से पीड़ित हो जाती है, उसकी माँ उसकी कोई देखभाल नहीं करती, और वो अंत में क्या है पीली होते होते अपने प्राण त्याग देती है। तो बिंदा किससे परेशान है? सौतेली माता से। अगला देखिए, ये मैं क्रमवार नहीं लिख रही हूँ। साबिया। साबिया क्या है? इसमें एक दलित महिला की कहानी है जो पति परायण भी है और कर्तव्य परायण भी है। साबिया क्या है? बहुत गरीब है, लोगों के घरों में कामकाज करके गोबर कूड़ा करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। पति जो है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, एक बार छोड़ कर के चला जाता है, परंतु पति के जाने के पश्चात जो साबिया है वो अपने सास ससुर की पूरी सेवा करती है, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। परंतु पति कुछ दिन बाद आता है और एक औरत को साथ लेकर के आ जाता है, परंतु इसके पश्चात भी साबिया कोई विरोध नहीं करती है और अपना काम जो है वो उसी प्रकार से करती रहती है, और पति के द्वारा उसे बहुत मारा पीटा जाता है। तो महादेवी वर्मा ने ऐसी साबिया का जो है इसमें चरित्र चित्रण किया है। अगला है इसमें अलोपी। अलोपी अलोपी क्या है? इसमें एक अंधा लड़का है, और जो अलोपी का सहयोगी है उसका नाम है रगधू। रगधू जो है वो इसका सहयोगी है। तो अलोपी एक बार महादेवी वर्मा बताती हैं कि रात के समय वो किताबों में उलझी हुई थी, अपना काम कर रही थी, तो उनके मुख्य द्वार पर आकर के कोई आवाज़ लगाता है, और महादेवी वर्मा कहती हैं कि एक बार तो मुझे झल्लाहट हुई कि ये भी कोई समय है आने का और भीख मांगने का, किंतु वो कहती है कि मेरे संस्कार जो थे वो मुझे बाध्य कर देते हैं वहाँ तक पहुँचने में। और जब मैं जाकर के देखती हूँ कि एक अंधा लड़का है और जो मेरे से काम मांगने के लिए आया है, और मैंने जब उससे पूछा कि बताओ तुम काम क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं आपके लिए और आपके छात्रावास के लिए बहुत अच्छी अच्छी तरकारियाँ तोड़ करके लेके आऊँगा। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुम अच्छी और बुरी इसकी पहचान कैसे करोगे? तो उसके साथ एक रगधू नाम का लड़का था, वो कहता है कि मैं इसकी सहायता करूँगा। तो महादेवी वर्मा उसे नियुक्त कर लेती हैं, और धीरे धीरे वो महादेवी वर्मा के मन में और छात्रावास की लड़कियों के मन में पूरी तरह रच बस जाता है, बहुत घुल मिल जाता है, और उसके मतलब पैसे भी वो बहुत इकट्ठे कर लेता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। फिर जो अंधा लड़का अलोपी है वो घर बसाने की चाहत रखता है और एक लड़की को ले भी आता है, एक लड़की से शादी कर लेती है, परंतु वो लड़की जो है वो क्या है पैसे की लालची है। पैसे के लालच में वो अलोपी से विवाह करती है, और कुछ दिन के पश्चात जो गड़ा हुआ धन था, जो जेवरात वगैरह थे, वो सारे अलोपी के लेकर के भाग जाती है, और अलोपी जो है वो फिर आत्मदाह कर लेता है, यानी कि उससे वो सहन नहीं होता और वो आत्मदाह नहीं कहेंगे, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो अलोपी क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अगला है सती पुत्री। सती पुत्री इसमें क्या है? इसमें एक वेश्या की लड़की की कहानी है।
वेश्या की सती पुत्री है ये, वेश्या की सती पुत्री, वेश्या की सती पुत्री। इसमें वेश्या की लड़की की कहानी है कि वेश्या की लड़की जो है वो बहुत अधिक मतलब सुशील है, सुंदर है, और समाज में जैसी लड़कियों की समाज में जैसी कुछ अपेक्षा लड़कियों से की जाती है वैसी ही ये लड़की है, बहुत अच्छी है, चरित्र की बहुत सही है। तो इस वेश्या लड़की से एक लड़का जो है वो विवाह भी कर लेता है, परंतु इसके जो सास ससुर हैं वो इसको अपना नहीं पाते, और जो लड़की है उसके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, और ये लड़की फिर दर दर भटकने को मजबूर हो जाती है। तो उसकी कहानी जो है वो महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण में लिखी है। अगला है बिट्टो। बिट्टो में क्या है, बिट्टो में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जब तक उसके माँ बाप जिंदा होते हैं तब वो बड़े सुख से अपना जीवन यापन कर रही होती है, परंतु जैसे ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है भाई भाभी उसे बोझ समझने लग जाते हैं अपने ऊपर, और उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर देते हैं, और फिर उसे जीवन में बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। तो बिट्टो जो है वो इससे संबंधित कहानी है। और 8वीं जो है इसमें भाभी है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं क्रमानुसार नहीं लिख रही। भाभी इसमें क्या है, एक मारवाड़ी लड़की की कहानी है जो क्या हो गई थी, बचपन में ही विधवा हो गई, यानी कि 19 वर्ष की ही लड़की है और विधवा भी वो हो गई है, और उसको क्या करना पड़ रहा है, भाभी के रूप में वो महादेवी वर्मा को बहुत पसंद है, महादेवी वर्मा उसे भाभी कह कर के बुलाती है, किंतु उसे छोटी सी लड़की है, सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, घर का सारा कामकाज करके रूखा सूखा खाती है, घर के कोने में पड़ी रहती है, और सास ससुर के द्वारा बहुत ज़्यादा तंग की जाती है। और महादेवी वर्मा बताती है कि एक दिन तीज का त्यौहार था, सब हम झूला झूल रही थी, और वो महादेवी वर्मा के कहती है कि मैं भाभी के लिए एक रंगीन जो है वो चुंदरी लेकर के गई, और मजाक मजाक में उसके सिर पर डाल दी बहुत शौक़ से, क्योंकि महादेवी वर्मा छोटी थी, उसे नहीं पता था। और जब महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैंने भाभी के सिर पर जब वो चुनरी डाली तो वो उसको लपेट करके इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती, परंतु जैसे ही उनके सास ससुर को पता चलता है कि ये रंगीन ओढ़नी लेकर के आई है तो उसकी बहुत मार पिटाई होती है और उसे बहुत ज़्यादा उस चुंदरी के बदले में भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार की कहानी जो है वो महादेवी वर्मा इसमें लिखती हैं। और 9वां है इसमें लक्ष्मा। लक्ष्मा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 मोस्ट इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप। इसमें मतलब 4-5 ही इम्पोर्टेंट है। एक तो लक्ष्मा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अलोपी, और एक रामा, घीसा और बिंदा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब बाकी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो लक्ष्मा क्या है, इसमें एक पहाड़िन की कहानी है, एक पहाड़िन की कहानी है। और एक महादेवी वर्मा जो है एक बार पहाड़ों पर गई हुई थी, वहाँ पर उन्होंने एक अपनी झोपड़ी बना रखी थी, कुछ दिन वहाँ रही थी महादेवी वर्मा। तो वो बताती हैं कि एक लक्ष्मा नाम की एक पहाड़िन औरत थी, उसकी दर्द भरी वो कहानी सुनती हैं। इसमें बताया जाता है कि लक्ष्मा जो थी वो बहुत सुशील थी, बहुत समझदार थी, किंतु उसका विवाह जो है वो धोखे से ज़मीन जायदाद के लालच में आकर के उसके माता पिता जो हैं वो एक मंद बुद्धि बिल्कुल साधारण व्यक्ति के साथ कर देते हैं, मतलब बालकों जैसी बुद्धि है उसके पति की, किंतु फिर भी वो अपने पति को स्वीकार कर लेती है, कोई शिकायत उससे नहीं होती है, उसे माँ सास ससुर की पूरी सेवा करती है। सास ससुर को भी वो पसंद है, परंतु जो देवर जेठ हैं वो उसके संपत्ति हड़पने के चक्कर में, क्योंकि वो मंदबुद्धि है, उसे तो संपत्ति का पता नहीं, तो जो लक्ष्मा है उसको वो क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं और मार पीट करके गड्ढे के अंदर उसको दबा दिया जाता है। 3 दिन बाद वो कहती है कि उसे होश आता है और वो मतलब इधर उधर भटकती हुई फिर वो अपने मायके पहुंच जाती है।
मायके पहुंचने के पश्चात जो है वो भाभी है उसका देहांत हो जाता है, भाई जो है वो छोड़ कर के चला जाता है, माता अंधी है, पिता जो है वो लंगड़े हैं, उनकी भी सेवा का भार, एक बच्चे की भी सेवा उसको करनी है, उसको भी पालना है, बड़ा करना है, तो वो विभिन्न जिम्मेदारियां जो है वो निभा रही है। महादेवी वर्मा उसको पढ़ाने की कोशिश करती है, परंतु वो हंसी में टाल देती है कि अगले जन्म में पढ़ूंगी, अब तो क्या पढ़ूंगी। और महादेवी वर्मा इससे इतनी प्रभावित इसलिए हैं क्योंकि महादेवी वर्मा की ये जो भक्तिन इनकी एक सेविका थी, भक्तिन की भांति ही ये महादेवी वर्मा के खाने पीने का ख्याल करती हैं और मतलब हर चीज़ भाग कर के महादेवी वर्मा के पास वो लेकर के आती हैं। तो पहाड़िन जो लक्ष्मा है, इससे भी महादेवी वर्मा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। एक संस्मरण है बाल विधवा और अगला है इसमें और एक है इसमें विधवा माता, ठीक है। तो ये 11 जो रेखा चित्र थे वो इसमें संकलित है, किसमें, अतीत के चलचित्र में। तो एक एक संस्मरण की कहानी मैंने आपको बताई, जिसे सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कभी आप जीवन में भूलेंगे नहीं। इस प्रकार का आज का व्याख्यान आपका रहा होगा। तो रामा के विषय में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। घीसा को आपने जान लिया होगा, बिंदा को आपने जान लिया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र की ही बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे स्मृति की रेखाएं। उसमें भी इसी प्रकार से जो है महादेवी वर्मा विभिन्न पात्रों के विषय में लिखती हैं, विभिन्न जानने वालों के विषय में वो उसमें लिख रही हैं। तो इसी प्रकार से वह भी व्याख्यान रहेगा। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत काम आपके ये चीज़ें आएंगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।